हेलो दिव्यांशी। अब अपन अपना जो कन्फर्मर्स है कन्फर्मर का आगे स्टडी करने वाले हैं। तो पिछली क्लास में अपन ने जो मॉलिक्यूल देखा था वो था अपने पास इथीन। ठीक है। तो आज अपन जो मॉलिक्यूल देखने वाले हैं वो है अपना ब्यूटेन। कन्फर्मर्स ही पढ़ने वाले हैं अपन और उसमें भी पढ़ने वाले हैं अपन ब्यूटेन। ब्यूटेन को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 CH3। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा वो बॉन्ड सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसके अलोंग अपन रोटेशन करने वाले हैं। तो मैं ये बॉन्ड सेलेक्ट कर रहा हूँ इसके अलोंग रोटेशन कर रहा हूँ। तो मैं धीरे धीरे पता चल जाएगा कि हम ऐसा क्यों करते हैं। तो अभी के लिए देखो हम इस बॉन्ड के अलोंग क्या कर रहे हैं कन्फर्मर्स बना रहे हैं। तो देखो सबसे पहले जिस बॉन्ड की अपन बात कर रहे हैं उस बॉन्ड के कार्बन को वन और ऐसे टू नंबरिंग दे दो वन और टू या ऐसे नंबरिंग दे दो वन टू थ्री फोर। तो सबसे पहले कार्बन वन कार्बन टू को मैं दिखा देता हूँ। ये अपना वो बॉन्ड है जिसके अलोंग रोटेशन चलेगा और ये इस तरीके से। तो कार्बन टू ये हो गया कार्बन थ्री ये हो गया। अब देखो कार्बन टू से क्या क्या जुड़ा हुआ है एक तो CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है और दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं इस तरीके से। इसमें भी अपने पास CH3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है। अब हम रोटेशन किसके अलोंग करने वाले हैं टू थ्री का जो बॉन्ड है उसके अलोंग। तो देखो कार्बन टू को मैं फ्रंट में रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये टू है टू से CH3 कनेक्टेड है हाइड्रोजन कनेक्टेड है और ये हाइड्रोजन कनेक्टेड है। ठीक है। और जस्ट इसके पीछे कौन होगा कार्बन थ्री। तो कार्बन थ्री से ये कनेक्टेड होगा आपका CH3 हाइड्रोजन और यहाँ पे भी होगा अपना हाइड्रोजन। सही है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर रोटेशन करेंगे। रोटेशन हम 60 डिग्री वाले करेंगे। धीरे धीरे हमें इसी लेक्चर में हम देख लेंगे कि हमने 60 डिग्री ही क्यों किया। तो देखो अपन ने 60 डिग्री रोटेशन किया तो हमारा जो फ्रंट वाला मॉलिक्यूल है हमें उसे कांस्टेंट रखना है और जो पीछे वाला है उसे अपन 60 डिग्री से रोटेट करेंगे। तो 60 डिग्री रोटेट करने पर ये वाला मॉलिक मिथाइल इधर आ जाएगा हाइड्रोजन इधर आ जाएगा और ये हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। अगेन हम क्या करेंगे 60 डिग्री रोटेशन करेंगे। तो हमारे पास फ्रंट वाला मॉलिक्यूल तो एज इट इज रहेगा CH3H। हम इसको कर लेते हैं कॉपी। तरीके से तो हमारे जैसे ही अपन 60 डिग्री और रोटेशन करेंगे तो मिथाइल ग्रुप इधर आ जाएगा हाइड्रोजन इधर और ये वाला हाइड्रोजन इधर। सही है। यदि हम और 60 डिग्री रोटेशन करें तो देखो क्या बनेगा। ये जो मिथाइल है वो इधर आ चुका होगा हाइड्रोजन इधर आ चुका होगा और ये हाइड्रोजन इधर आ चुका होगा। ठीक है। तो हम क्या करते हैं अगेन रोटेशन करते हैं 60 डिग्री। फ्रंट वाला कार्बन फिक्स है और पीछे वाला जो कार्बन है उसे हम रोटेशन दे रहे हैं। तो ये मिथाइल अपना इधर आ जाएगा हाइड्रोजन इधर ये हाइड्रोजन इधर। डन। तो हम अगेन रोटेशन करते हैं 60 डिग्री का रोटेशन करेंगे तो हमारे पास मिथाइल हाइड्रोजन
और ये हाइड्रोजन, ये फिक्स है। चेंजेस हो रहे हैं वो इनमें हो रहे हैं, ये मिथाइल हो जाएगा, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। हम अगेन रोटेशन करें तो हम देखेंगे हमारे पास ये वाला मॉलिक्यूल आता है 60 डिग्री रोटेशन करने पे, है ना। अब देखो, मुझे पहले सबसे पहले नंबरिंग करनी है कि यार कौन कौन सा आइडेंटिकल है। तो इसको नाम मैंने दे दिया ए, इसको नाम दे दिया मैंने बी, इसको सी, डी, ई और एफ। ठीक है। अब मुझे बताओ बी और एफ आपको कैसे लग रहे होंगे। बी और एफ, बी और एफ में कुछ तो कॉमन है। क्या कॉमन है? यहाँ पे देखो मिथाइल और मिथाइल के बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री। और यहाँ पर भी मिथाइल और मिथाइल के बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री, है ना। ये तो क्या बन गया होगा, अपना गॉस बन गया होगा। ठीक है। अच्छा ऐसे देखो, अगला देखो, मुझे देखो, मुझे बताओ कि हमारे पास जो ये है, इसमें मिथाइल और मिथाइल के बीच में एंगल कितना है, 120। और इसमें एंगल कितना है मिथाइल और मिथाइल के बीच में, 120 डिग्री का। ठीक है। तो हमारे पास कुल मिला के तुम देख रहे होंगे कि कितने स्ट्रक्चर बन रहे हैं। कि भाई हमारे पास ए बन रहा था, ठीक है, बी और जो हमारे पास एफ है, उनकी एनर्जी तो सेम सेम सिमिलर दिख रहे हैं, बस एक राइट साइड में है तो दूसरा लेफ्ट साइड में दिख रहा है सेम। अच्छा, सी और ई की बात करें वो भी सेम है। हाँ, डी थोड़ा अलग है। इसका मतलब टोटल हमारे पास चार ही स्ट्रक्चर बन रहे हैं। देखा जाए तो हमारे पास चार ही स्ट्रक्चर बन रहे हैं रोटेशन करने से। ठीक है। अब मुझे बताओ, मैं ए वाले स्ट्रक्चर को नाम क्या दूंगा। ए वाला क्या हो जाएगा, फुल्ली क्लिप्स हो जाएगा। ठीक है। तो इसको अपन नाम क्या दे देंगे, फुल्ली क्लिप्स। इसको क्या नाम देंगे, फर्स्ट। ठीक है। इसको अपन क्या नाम लेंगे, ये फुल्ली क्लिप्स नहीं होगा, ये पार्शियली क्लिप्स होगा। ठीक है। पार्शियली क्लिप्स। ये वाला हमारा क्या बना होगा, मिथाइल और मिथाइल एकदम 180 डिग्री एंगल पे है ना, तो इनको बोलते हैं एंटी। अगेन ई, ई वाला क्या होगा, पार्शियली। और ये वाला क्या हो जाएगा, गॉश हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, जो हमारे पास गॉश आए हैं उन्हें स्टैगर्ड फॉर्म भी बोला जाता है ना। इसको पर्टिकुलर को तो गॉश बोला जाता है, लेकिन इसको स्टैगर्ड भी बोला जाता है। अच्छा देखो, हम इसका क्या करते हैं, एनर्जी प्रोफाइल बनाते हैं। वाई एक्सिस पे अपने पास एनर्जी है, और एक्स एक्सिस पे क्या रखते हैं अपन, एंगल, हमारा थीटा। ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, इनमें से सबसे ज्यादा अनस्टेबल
कौन होगा? सबसे ज्यादा जो अनस्टेबल है वो है ए, जो कि फुल्ली इक्लिप्स्ड है। अब फुल्ली इक्लिप्स हाईली अनस्टेबल क्यों है, थोड़ा इसको इधर समझते हैं। कि हमारे पास इस तरीके से मिथाइल लगा हुआ है, और यहाँ पर ही पीछे की तरफ यहाँ पर भी मिथाइल है ना। तो कुल मिला के ये कुछ स्ट्रक्चर ऐसा है कि कार्बन है, मिथाइल है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, और इस बॉन्ड के अलोंग रोटेशन हो रहा था। यहाँ पर पीछे कार्बन है, मिथाइल है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन। देखो, हमारे इन बॉन्ड और इन बॉन्ड के बीच में टॉर्शनल स्ट्रेंथ आई, एक बॉन्ड और एक जस्ट बॉन्ड पीछे है, तो इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में रिपल्शन होगा। ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इसके बीच में भी रिपल्शन होगा। सही है। और हमारे पास यहाँ पर भी हमारे पास यहाँ पर भी क्या होगा, टॉर्शनल स्ट्रेन होगा। लेकिन देखो, यहाँ पर अपने पास मिथाइल ग्रुप है, तो मिथाइल ग्रुप की वजह से क्या होगा, बहुत ज्यादा ही रिपल्शन होगा। क्योंकि तुम्हें मिथाइल ग्रुप पता है कि भाई ये CH3 है, तो sp3 हाइब्रिडाइज होगा। और sp3 हाइब्रिडाइज होगा तो इसका जो हाइड्रोजन होंगे वो इस तरीके से होंगे। और हमारे आगे की तरफ भी जो कार्बन है वो भी क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है। तो उसके भी जो हाइड्रोजन है वो इस तरीके से होंगे। तो ये जो हाइड्रोजन है वो क्या कर रहे होंगे, रिपल्शन क्रिएट कर रहे होंगे, है ना। यहाँ पर क्या हो रहा होगा, बहुत ज्यादा स्ट्रेन हो रहा होगा, बहुत ज्यादा रिपल्शन हो रहा होगा। तो बहुत ज्यादा रिपल्शन होने की वजह से जो फुल्ली क्लिप्स फॉर्म है वो आपकी हाईली अनस्टेबल होगी, और यदि वो हाईली अनस्टेबल है तो उनकी जो एनर्जी है वो सबसे ज्यादा होगी। इसका मतलब मैं कहूं, ए जो स्ट्रक्चर था अपना, उसकी हाईएस्ट एनर्जी दिखेगी, ए वाले की। ठीक है। अब देखो, जैसे ही गॉस फॉर्म आएगी, तो गॉस फॉर्म से क्या होगा, मिथाइल और मिथाइल के बीच में एंगल आ जाएगा 60 डिग्री। तो जैसे ही 60 डिग्री का एंगल आया, जैसे ही ये एंगल 60 डिग्री का हुआ, मिथाइल और मिथाइल के बीच में दूरियां बढ़ गई ना, तो अब क्या होगा, रिपल्शन थोड़ा कम होगा। तो थोड़ा कम होगा तो क्या होगा, एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। एनर्जी क्या होगी आपकी, डिक्रीज हो जाएगी। तो मान लेते हैं ये वाला पॉइंट आपका है बी, बॉम्बे। अब जैसे ही गॉस के पास अपन नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाया अपन ने, सी। सी था पार्शियल इक्लिप्स। पार्शियल इक्लिप्स में क्या था कि हमारे पास मिथाइल था यहाँ पे, लेकिन मिथाइल के पीछे हाइड्रोजन था। यहाँ पे हाइड्रोजन था और यहाँ पे आ गया था मिथाइल, है ना, ऐसा ही हुआ था। तो देखो जरा, मिथाइल और मिथाइल में रिपल्शन क्या होगा, ज्यादा, बहुत ज्यादा होगा। लेकिन मिथाइल और हाइड्रोजन है, तो उसके कंपैरेटिवली कह सकते हैं कि इनमें जो रिपल्शन है वो क्या हो रहे होंगे, थोड़े कंपैरेटिवली कम हो रहे होंगे। बात समझ में आ रही है कि भाई हमारे पास यदि फ्रंट में मिथाइल है और पीछे की तरफ हाइड्रोजन है, तो इनके बीच में जो रिपल्शन हो रहे होंगे वो थोड़े कम हो रहे होंगे एज कंपेयर टू मिथाइल मिथाइल। सही है। कि भाई मिथाइल मिथाइल एकदम एकदम पीछे रहे, तो इनमें रिपल्शन ज्यादा होगा। ठीक है। इसका मतलब, लेकिन गॉश फॉर्म से क्या होगा, गॉश में तो क्या होगा, मिथाइल दूर हो चुके थे, हाइड्रोजन भी दूर हो चुके थे, तो इनमें तो रिपल्शन बहुत मिनिमम होगा, क्योंकि एटम के बीच में डिस्टेंस पड़ गया, टॉर्शनल स्ट्रेन ही रहेगा। क्योंकि अ, एक बॉन्ड है, उसके जस्ट पीछे बॉन्ड है, तो उसमें टॉर्शनल स्ट्रेन भी होगा। लेकिन यहाँ पर जो रिपल्शन होगा गॉस फॉर्म में, वो क्या होगा, मिनिमम रिपल्शन होगा। ठीक है। तो यदि मिनिमम रिपल्शन होगा, तो अपन कह सकते हैं कि जो सी स्ट्रक्चर है वो बी से तो कम स्टेबल है, लेकिन ए से ज्यादा स्टेबल है। तो कुछ यहाँ एनर्जी आ जाएगी सी की। ठीक है। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं, वो बनता है डी। तो डी स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है कि हमारे मिथाइल ग्रुप जो है
वो एकदम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, एकदम एंटी जा रहे हैं। ये मिथाइल यहाँ पे आ गया, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो यहाँ अपन देख सकते हैं कि हमारे पास जो ये एंगल है वो हो चुका 180 का। तो जितने बल्कि ग्रुप थे, बल्कि मिथाइल ग्रुप थे, उनके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस आ चुकी है। तो मैक्सिमम डिस्टेंस है, तो यहाँ पर मिनिमम रिपल्शन भी होगा। तो मिनिमम रिपल्शन होगा तो एनर्जी क्या हो जाएगी, रिपल्शन कम, तो एनर्जी कम होगी। कम एनर्जी वाला स्टेबल होता है, लेस एनर्जी वाला क्या होता है, स्टेबल होता है। और जिसकी ज्यादा एनर्जी होती है, जैसे इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी थी, हाई एनर्जी थी, तो ये क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। बात समझ में आ रही है? तो हमारे पास क्या होगा, जैसे ही अपन नेक्स्ट डी स्ट्रक्चर बनाने जाएंगे तो हमें पता चलेगा डी की जो एनर्जी है वो सबसे कम है। ठीक है। अच्छा, डी के बाद कौन बन रहा था, ई। और मैंने बताया था ई और सी बराबर है। तो ई और सी बराबर हैं तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये ई हो गया, है ना। देखो एक्स एक्सिस पे अपना क्या था, देखो बच्चों ध्यान से देखो, एक्स एक्सिस पे अपने पास क्या था, एंगल। तो हम धीरे धीरे एंगल क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। हमारे पास पहले एंगल था 0, फिर 60 हुआ, 120 हुआ, 180 हुआ। ठीक है। इसमें कितना हो गया, 240 हो गया। फिर कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, फिर 360 हो जाएगा, राइट। अब देखो, तो हमारे पास वापस ई स्ट्रक्चर बनने के बाद एफ बनेगा। एफ की एनर्जी किसके बराबर है, बी के। तो बी तक ले आओ इसको ऐसे बी तक ले आओ। फिर ये कहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पर चला जाएगा। तो ये वाला एंगल कितना है, 300। और ये वाला एंगल कितना है, 360 का। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ई के बाद क्या बना, एफ। और यहाँ पे तो अपना वापस क्या बन गया, ए। बात समझ में आ रही है कि हमने यहाँ पे क्या बना दिया, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बना दिया। तो तुम चाहो तो यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम भी बना सकते हो। यहाँ पर अपना मिथाइल था और यहाँ पर अपना मिथाइल था। जो नेक्स्ट डायग्राम तुम्हें बनाना चाहिए वो ये होगा कि मिथाइल इधर है और पीछे की तरफ यहाँ पे मिथाइल आ गया। नेक्स्ट में क्या हुआ कि हमने मिथाइल इधर रखा और जो आपका नेक्स्ट मिथाइल था वो इधर आ चुका। सिर्फ एक, ताकि तुम्हें डायग्राम से ही क्या हो जाए, सारी चीजें समझ में आ जाए। ठीक है। ए वाले स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं अपन, फुल्ली इक्लिप्स्ड। ए वाले स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, फुल्ली इक्लिप्स्ड। बी वाले स्ट्रक्चर को गॉश। सी वाले को बोलते हैं पार्शियल इक्लिप्स, मतलब ढका हुआ है लेकिन पूरा नहीं ढका हुआ है ना। इसे बोलेंगे पार्शियल इक्लिप्स। डी वाले को क्या बोलेंगे, एंटी। याद रखना, एंटी मोस्ट स्टेबल है। और जो फुल्ली इक्लिप्स्ड है वो हाईली अनस्टेबल, उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है। तो आपको ऐसी बातें पूछी जा सकती है। अब देखो, और इसमें तुम्हें क्या क्या बातें बतानी है। जो स्टैगर्ड स्ट्रक्चर होता है ना, तो स्टैगर्ड में ही आता है आपका गॉस स्ट्रक्चर। स्टैगर्ड जो होता है उसका मतलब क्या होता है कि जो आपका रैंडम जो एंगल होते हैं, जैसे जो अपने गॉस में था, गॉस में क्या था कि हमारे पास मिथाइल इधर था, हाइड्रोजन इधर, इधर हाइड्रोजन। तो यहाँ पे मिथाइल होता तो अपन इसको गॉस भी बोलेंगे, मतलब
है ये सारे स्टैगर्ड, लेकिन स्टैगर्ड का ये जो फॉर्म है वो उसे बोला जाता है गॉस। ठीक है, सारे स्ट्रक्चर गॉस ही हैं, क्या सारे स्ट्रक्चर स्टैगर्ड ही हैं, लेकिन यदि एंगल आपका 60 डिग्री हो जाए मिथाइल मिथाइल के बीच में तो उसे पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को बोलते हैं गॉस। देन अब देखो, एक नाम आता है इसके अंदर, क्यू। अब इस नाम का मतलब क्या है वो समझते हैं। इस क्यू भी हम रैंडम एंगल के लिए देख लेते हैं। रैंडम एंगल का मतलब, यदि मान लो कोई 30 डिग्री का एंगल है, 30 डिग्री का कोई एंगल हो, 45 का कोई एंगल हो, 15 का कोई एंगल हो, तो ऐसे रैंडम एंगल को क्यू बोलते हैं जो सारे स्ट्रक्चर के लिए वैलिड होता है। अब देखो हमने 60 डिग्री से ही क्यों रोटेट किया, है ना, तुम्हारा क्वेश्चन आ सकता है कि सर आपने 60 डिग्री से ही क्यों रोटेट किया। क्योंकि 60 डिग्री रोटेट करने से ही हमारे ग्राफ के अंदर मैक्सिमा और मिनिमा बन रहे हैं, एनर्जी चेंज हो रहे हैं, है ना, एनर्जी चेंजेस दिख रहे हैं। तो हमने उन्हीं एंगल को कंसिडर किया, नहीं तो आप कह सकते थे सर, क्या सर ऐसे 30 भी ले लो, है ना, 45 भी ले लो। तो हमने वो एंगल नहीं लिए, और वो एंगल यदि लेते तो सारे स्क्यू बनते अपने, है ना, रैंडम यदि कोई भी एंगल है तो स्क्यू बनता। लेकिन हमने सिर्फ यही लिया, फुल इक्लिप्स लिया, गॉस लिया, पार्शियल इक्लिप्स लिया, एंटी लिया, अगेन गॉस लिया, फिर पार्शियल इक्लिप्स लिया, फिर क्या हो गया। तो कहने का मतलब हमने 60 डिग्री ही एंगल रोटेशन इसलिए किया क्योंकि उसी में हमारा मॉलिक्यूल के एनर्जी में सडन चेंजेस दिखे हैं, हमें मैक्सिमा मिनिमा दिखे हैं। उन्हीं एंगल को हमने कंसिडर किया, सारे एंगल को कंसिडर नहीं किया। अच्छा, इसमें एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आप किसी मॉलिक्यूल की कन्फॉर्मर्स बना कितने सकते हो। हाउ मेनी कन्फॉर्मर्स या कन्फॉर्मेशंस आर पॉसिबल। कितने कन्फॉर्मर्स पॉसिबल है। तो आंसर है इन्फिनिटी। आंसर है इन्फिनिटी, क्योंकि हमने अभी 60 डिग्री से रोटेशन इसलिए किया है क्योंकि उसी में एनर्जी चेंजेस दिख रहे हैं, एनर्जी के मैक्सिमम मिनिमा दिख रहे हैं। लेकिन एंगल लेना ही है तो कोई भी ले सकते हैं, 1 डिग्री ले सकते हैं, 1.1 डिग्री ले सकता है, 1.2 डिग्री ले सकते हैं, 1.02 डिग्री ले सकते हैं, कोई भी एंगल ले सकते हैं। तो ऐसे तो बहुत सारे एंगल बन जाएंगे, तो इन्फिनिटी एंगल बन जाएंगे। तो यदि इन्फिनिटी एंगल्स बन जाएंगे तो कन्फर्मेशन कितने पॉसिबल है, मैक्सिमम इन्फिनिटी पॉसिबल, बहुत सारे पॉसिबल। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत तरीके के कन्फर्मर्स बन सकते हैं। अब देखो बच्चों, तुम्हारे लिए होमवर्क क्या है। तुम्हारे लिए होमवर्क ये है कि तुम्हें प्रोटीन के लिए, प्रोटीन के लिए इस बॉन्ड के रेस्पेक्ट में क्या करना है, कन्फर्मर्स पता करना है। ठीक है, तो इसका एक फ्रंट स्ट्रक्चर तो मैं बना देता हूँ। फ्रंट में मैंने ये कार्बन रखा है, 1 2 3, ये 2 वाला कार्बन है, और इसके पीछे 3 वाला कार्बन। तो फ्रंट में जो कार्बन है उसके पास मिथाइल है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। इसके पीछे कार्बन है, उसके पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन। तो इसके कन्फर्मर्स बताने हैं और एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, तो यहाँ तक आप कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर।